31 अक्टूबर 1984। इस तारीख ने इंडियन हिस्ट्री में दो नाम जोड़े थे। एक नाम राजनीतिक पटल पर आते हुए और दूसरा नाम भारत के राजनीतिक पटल से इतिहास के पन्नों में जाते हुए। नमस्कार, मैं हूं मयंक चौहान और आज हम बात करेंगे राजीव गांधी की, उनके राजनीतिक विचारों की, उनके राजनीतिक उदय की और उसी राजनीतिक जीवन के हतप्रभ अंत की। राजीव गांधी का जन्म सन 1944 में भारतवर्ष के सबसे सशक्त राजनीतिक परिवार में हुआ। उनके नाना जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने और उनकी मृत्यु के कुछ ही वर्षों बाद उनकी मां इंदिरा जी देश की नई प्रधानमंत्री बनी। पर इतनी जबरदस्त राजनीतिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद भी राजीव गांधी को राजनीति से कोई मोह या सरोकार नहीं था। अपने स्कूल के दिनों में वो काफ़ी शर्मीले और इंट्रोवर्ट किस्म के थे। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज गए, पर वहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, जिसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए वो इंपीरियल कॉलेज लंदन गए, पर इस बार भी उन्होंने अपनी पढ़ाई अधूरी ही छोड़ दी। राजीव गांधी ने अपने कई साक्षात्कारों में ये बात कही भी कि उन्हें पढ़ाई में कभी ज़्यादा रुचि नहीं रही। बहरहाल 1966 में वो वापस भारत लौट आए और फ्लाइंग क्लब का हिस्सा बने। 1968 में उन्होंने सोनिया गांधी से शादी की और 1970 में उन्हें इंडियन एयरलाइंस में पायलट की जॉब मिल गई। 1970 से 1980 तक राजीव का जीवन एक सामान्य पारिवारिक व्यक्ति की तरह गुजरा, पर 23 जून 1980 को उनके भाई संजय गांधी की मृत्यु हो गई। संजय इंदिरा जी के राजनीतिक कार्यों में हमेशा उनकी सहायता करते थे और अब उनकी मृत्यु के बाद राजीव पर यह जिम्मेदारी थी कि वो अपनी मां के राजनीतिक कार्यों में उनकी सहायता करें। 4 मई 1981 को राजीव गांधी का नाम अमेठी लोकसभा सीट पे कांग्रेस की तरफ से प्रस्तावित किया गया। राजीव गांधी ने चुनाव लड़ा और लोक दल की ओर से चुनाव लड़ रहे शरद यादव को 2,37,000 वोट्स की मार्जिन से हराया और 17 अगस्त 1981 को पहली बार लोकसभा में सदस्य पद की शपथ ली, जिसके महज 3 वर्ष बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी के अंगरक्षक सतवंत सिंह और बेनिन सिंह ने उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद राजीव गांधी ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इंदिरा जी की मृत्यु के बाद पूरे देश में सिख समुदाय के खिलाफ हिंसा शुरू हो गई, जिसका सबसे अधिक प्रभाव देश की राजधानी दिल्ली में था। अनुमान के मुताबिक हजारों सिखों की हत्या इन दंगों में हुई, जिस पर बोलते हुए राजीव गांधी ने कहा कि जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है। और ये कथन राजीव गांधी के पूरे राजनीतिक जीवन का सबसे गैर जिम्मेदाराना कथन था। जिस वक्त उन्हें देश में शांति और सुदृढ़ व्यवस्था की बात करनी चाहिए थी, तब वे ऐसी बातें कर रहे थे। उस दौरान देश के तत्कालीन गृह मंत्री पीवी नरसिम्हा राव से कई बार यह आग्रह भी किया गया कि दंगों को रोकने के लिए आर्मी को बुलाया जाए, पर नरसिम्हा राव के द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जबकि आर्मी की कई टुकड़ियां दिल्ली से महज 50 मील की दूरी में थी। बहरहाल दिसंबर 1984 में फिर चुनाव हुए और कांग्रेस को भारतीय प्रजातंत्र में अब तक की सबसे बड़ी बहुमत मिली और 31 दिसंबर 1984 को राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राजीव के प्रधानमंत्री कार्यकाल में पहली समस्या आई शाहबानो केस में, जब सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल 1985 को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि शाहबानो के पति मोहम्मद अहमद खान को हर महीने शाहबानो को 179 रुपये 20 पैसे का मेंटेनेंस देना पड़ेगा। इस फैसले के 3 महीने बाद लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया, जिसे पेश किया था जीएम बनतवाल ने, जिसके मुताबिक मुस्लिमों के ऊपर सेक्शन 125 लागू नहीं होगा। इसका विरोध किया तत्कालीन मेंबर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर आरिफ मोहम्मद खान ने। आरिफ मोहम्मद खान ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत के प्रोग्रेसिव मुस्लिमों के और मुस्लिम महिलाओं के हित में है। कांग्रेस ने इस प्राइवेट मेंबर बिल के खिलाफ जाकर वोटिंग की और बिल पास नहीं हो पाया। उत्तर भारत में उस दौरान कई बाई इलेक्शन हुए, जिनमें कांग्रेस बुरी तरह हारी थी, जिसका कारण एक बड़े मुस्लिम वर्ग का कांग्रेस से खफा होना बताया गया, जिसके बाद कांग्रेस पर प्रेशर बना और फरवरी 1986 में कांग्रेस ने एक मुस्लिम वुमेन बिल पार्लियामेंट में पेश किया, जिसके मुताबिक मुस्लिम पर्सनल लॉ को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रीव्यू से बाहर कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवरटर्न करते हुए बिल में ये इंक्लूड किया गया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस देने की जिम्मेदारी उसके पति की नहीं, बल्कि उसे संभालने की जिम्मेदारी उसके परिवारजनों की होगी। इस बिल ने शायद राजीव गांधी के मुस्लिम वोटर्स बचाए हों,
पर राजीव गांधी के प्रोग्रेसिव प्रधानमंत्री होने की छवि को धूमिल कर दिया। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में दूसरी और सबसे बड़ी समस्या आई बोफोर्स घोटाले को लेकर। राजीव गांधी के ऊपर यह आरोप लगे कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने सरकार में रहते हुए बोफोर्स डील में पैसों को लेकर कुछ गड़बड़ी की है। असल में बोफोर्स एक स्वीडन बेस्ड आर्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जिसने 155 mm फील्ड हॉविट्जर सप्लाई करने की बिड जीती थी। आरोप ये लगे कि बोफोर्स को ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के लिए लंबी रिश्वतखोरी की गई है। जहां एक और अपोजिशन पार्टियों ने राजीव गांधी को इस बारे में घेरना शुरू किया, वहीं राजीव के कैबिनेट के तात्कालिक रक्षा मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी सरकार के विरोध में जाकर बोफोर्स घोटाले के बारे में बोलना शुरू कर दिया, बाद में जिसके लिए उन्हें कांग्रेस से निष्कासित भी कर दिया गया था। इन आरोपों ने राजीव गांधी के ऊपर करप्ट होने का एक ऐसा टैग बांध दिया जो अगले चुनाव तक उनके ऊपर से नहीं उतर सका। बोफोर्स डील में करप्शन का आरोप कांग्रेस को काफ़ी नुकसान दे गया। कांग्रेस 1989 के इलेक्शन में बुरी तरह हारी और नए प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया था। 89 में चुनाव हारने के बाद भी राजीव गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और उनकी अध्यक्षता 21 मई 1991 तक चली। 21 मई 1991 को चेन्नई से 40 किलोमीटर दूर श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी सभा को संबोधित करने गए थे, जहां एक औरत ने राजीव गांधी के पैर छूते हुए खुद को बॉम्ब से उड़ा लिया और उस एक्सप्लोजन की वजह से राजीव गांधी की मृत्यु हो गई। राजीव गांधी के असैसिनेशन में इन्वॉल्व ये लोग श्रीलंकन तमिल्स के मिलिटेंट संगठन लिट्टे से संबंधित थे, जिसका पूरा नाम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एल्लम था। असल में 1987 में जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, तब श्रीलंका के तात्कालिक राष्ट्रपति JR जयवर्धने ने श्रीलंका से लिट्टे को ख़त्म करने के लिए सहायता मांगी थी, जिसके लिए भारत की ओर से लगभग 48,000 सैनिकों को श्रीलंका भेजा गया था, जो कि लिट्टे और उसके प्रमुख वेनुपल्ली प्रभाकरन को नागवार गुजरा और उसी का बदला लिट्टे ने राजीव गांधी से 1991 में लिया, एक औरत को ढाल बनाकर। इस हत्या ने पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया और यहीं राजीव गांधी के राजनीतिक जीवन का दुखद अंत हुआ। राजीव गांधी की राजनीतिक जीवन के बारे में यहीं तक और उनके द्वारा भारत के कंप्यूटर और तकनीकी क्षेत्रों में किए गए विकासों पर फिर कभी बात करेंगे। तब तक के लिए हमें ये बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।